हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। अपने कर रहे थे बायोलॉजी में चैप्टर मानव श्वसन तंत्र, जिसके अपने इससे पहले 2 पार्ट अपलोड कर दिए हैं अपने चैनल पर। उसमें अपने 6 टॉपिक इस चैप्टर के डिस्कस कर लिए थे टोटल, जैसे कि आपको पता है 8 टॉपिक हैं इसके अंदर, और लास्ट जो 2 टॉपिक बचे हैं वो अपने आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अपने 2 टॉपिक जो आज के हैं, एक तो कृत्रिम श्वसन है, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, और सेकंड नंबर पर अपना जो टॉपिक है वो है श्वसन से संबंधित रोग। ठीक है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। तो इन दोनों को आज के इस सेशन में अपने कंप्लीट करेंगे। तो शुरू करते हैं अपने आज का पहला टॉपिक, कृत्रिम श्वसन। देखो बच्चों, कृत्रिम श्वसन क्या होता है, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन किसे कहते हैं। कभी कोई दुर्घटना के कारण, दुर्घटना में जैसे मान लो किसी का कोई पानी में डूब गया या करंट लग गया किसी को, या किसी भी और कारण से व्यक्ति का सांस रुक जाता है, उसकी जो हार्ट बीट है वो तो चलती रहती है, लेकिन व्यक्ति जो है वो श्वसन प्रक्रिया उसमें कुछ देर के लिए क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। तो उस कंडीशन में उस व्यक्ति को अपने आर्टिफिशियल तरीके से श्वसन करवा के, आर्टिफिशियल तरीके से उसको सांस दे के उसकी जान को अपने बचा सकते हैं। तो ये वैसे भी सोशलिज्म के लिए भी आपके लिए ये जानना जरूरी है। अगर आपको कभी भी भगवान ना करे ऐसी कंडीशन में आपके सामने कोई व्यक्ति आता है तो आप उसकी जान जो है वो बचा सकते हैं। इसमें क्या किया जाता है, जैसे कि आपको ये डायग्राम में दिख रहा है, आपको ये 4 स्टेप्स जो हैं ये फॉलो करने हैं। सबसे पहले तो व्यक्ति को बिल्कुल सीधा इस प्रकार लिटा लेना है। ठीक है, उसके बाद उसका जो ये माथा है, एक हाथ आपको इसको उसके माथे पर रखना है और एक हाथ उसकी गर्दन के पीछे। तो जैसे ही आप एक हाथ गर्दन के नीचे रखते हो तो गर्दन को तो आपको थोड़ा ऊपर उठाना है, जबकि उसके माथे वाला जो भाग है उसको नीचे दबाना है, यानी उसका सिर पीछे की ओर झुक जाए। इससे क्या होगा कि उसका ये वाला जो पार्ट है ये इसमें स्ट्रेच होगा, ये खींचेगा, और इसके खींचने के कारण अगर उसकी जीवा जो है, जीभ अगर पिछले भाग से जुड़ी हुई है तो वो हट जाएगी वहां से, और हटने के कारण उसका जो श्वसन मार्ग है वो खुल जाएगा। सबसे पहला काम आपको ये करना है। उसके बाद अगले में आप क्या करोगे, उसके नाक को आपको बिल्कुल बंद करना है, यानी कि वो सांस अंदर ना जाए बिल्कुल भी उसको बिल्कुल आपको नाक को बंद करके अब उसके मुख से मुख लगाकर, खासकर ये कि मुख और मुख दोनों के बीच में बिल्कुल भी वायु के लिए स्पेस नहीं होना चाहिए, वायु रहित होना चाहिए। तो आपको पूरे जोर से उसके अंदर 1 मिनट में 10 से 12 बार जितनी आप एयर उसके मुंह में डाल सकते हो, यानी कि जो आप उसके मुख में के अंदर फूंक मारकर जितनी एयर डाल सकते हो, आपको पूरे जोर से इस प्रकार 1 मिनट में 10 से 12 बार ये प्रक्रिया को दोहराना है। उसके बाद 10 से 12 बार करके फिर आपको उसका नाक छोड़ना है और उसको वापस से देखना है कि उसमें उच्च श्वसन, यानी कि उसके ने वापस अपनी सांस जो है वो छोड़ रहा है या नहीं छोड़ रहा। ये आपको तब तक करना है जब तक उसकी श्वसन की प्रक्रिया जो है वो चालू ना हो जाए। इस विधि को मुख से मुख विधि भी कहा जाता है, और ये कृत्रिम श्वसन की सबसे कारगर विधि होती है। ठीक है, फिर से सुनिए, जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है कि पहले नंबर पर व्यक्ति को सीधा लिटाया गया, उसके माथे पर इस प्रकार हाथ रखकर, यानी पीछे की ओर रखा गया माथे को और गर्दन को थोड़ा ऊपर, जिससे इसमें ये स्ट्रेच आएगा, जिससे उसका श्वसन मार्ग खुलने में आसानी होगी। फिर उसके बाद क्या किया आपने, नाक को बंद किया, और नाक को बंद करके उसके मुंह में क्या मारनी है, जोर से आपको ज्वारीय आयतन जितना अपना होता है 500 ml अपने जो फूंकते हैं उससे ज़्यादा जोर से आपको फूंक मारनी है उसके अंदर, और ये प्रक्रिया आपको 1 मिनट में 10 से 12 बार करनी है। और उसके बाद 1 मिनट बाद आपको चेक करना है कि वो व्यक्ति सांस को वापस छोड़ रहा है या नहीं छोड़ रहा। ठीक है, तो इस प्रकार आप किसी दुर्घटना में आए हुए व्यक्ति की, चाहे वो किसी भी प्रकार की दुर्घटना हो सकती है, व्यक्ति की जान जो है वो आप बचा सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये था अपना आज का पहला टॉपिक, कृत्रिम श्वसन, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। इसकी जो डिटेल है, जैसे बातें बताई, वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर जो आपको नोट्स मिलते हैं रोजाना, उसमें लिखी हुई मिल जाएंगी। अब आज का अपना जो सेकंड टॉपिक है वो है श्वसन संबंधी रोग। इसके अंदर अपने जो सिलेबस में है वो टोटल 6 डिजीज को अपने डिस्कस करेंगे। इसके अंदर एक एक करके उनको डिटेल में अपने देखते हैं। सबसे पहला जो रोग है श्वसन संबंधी वो है अस्थमा, या इसको दमा कहते हैं। ठीक है, अस्थमा या दमा जो है ये श्वसन संबंधी जो है ये बहुत रोग आपको अपने आसपास भी देखा होगा कि बहुत सारे व्यक्ति इस रोग के जो है वो शिकार हो जाते हैं। सबसे पहले अगर बात करें इस रोग के कारण की, इस रोग का कारण क्या है, इस रोग के कारण में
जो परागकण होते हैं या धूल धुएं के कण या धूम्रपान, इनके कारण हमारे जो श्वसन तंत्र में श्वसनी व श्वसनिका, इनमें एलर्जी हो जाती है। ये संवेदनशीलता शो करती हैं इनके प्रति, और श्वसनी व श्वसनिका में संवेदनशील इनके प्रति होने के कारण परागकण, धूल धुएं के कण अगर ये अपने श्वसन तंत्र के अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो ये प्रभावित करते हैं श्वसनी को और श्वसनिका की आंतरिक सतह को। और जैसे ये अंदर जाते हैं तो ये श्वसनी और श्वसनिका की जो आंतरिक सतह है वहाँ पर श्लेष्मा कोशिकाएं पाई जाती हैं, और उनसे ज़्यादा मात्रा में श्लेष्मा का स्त्राव होता है, यानी श्लेष्मा का स्त्राव जो है वो बढ़ जाता है। और श्लेष्मा का स्त्राव ज़्यादा होने के कारण व्यक्ति को सांस लेने में कठिनाई अनुभव होती है। सेकंड थिंग, इस श्लेष्मा के कारण जब व्यक्ति उच्च श्वसन करता है यानी सांस को छोड़ता है तो ऐसे आवाज़ आती है जैसे सीटी बजती हो। सीटी बजने की आवाज़ कब आएगी? उच्च श्वसन के समय। एक नंबर में ये पूछा जा सकता है कि श्वसन से संबंधित कौन से रोग में उच्च श्वसन के समय सीटी बजने की आवाज़ आती है, तो वो कौन सा रोग है? अस्थमा या दमा। तो इसका कारण क्या है? एक तो ये याद रखना, परागकण, धूल धुएं के कण, धूम्रपान, अगर इनके कारण श्वसनी और श्वसनिका जो है वो संवेदनशीलता शो करती हैं, उनमें एलर्जी हो सकती है, जिनसे उनकी आंतरिक सतह में पाई जाने वाली श्लेष्मा कोशिकाएं ज़्यादा मात्रा में श्लेष्मा का स्त्राव करेगी, और उच्च श्वसन के समय इस रोग में सीटी के बजने की आवाज़ आती है, सांस लेने में कठिनाई होती है, खांसी आती है, खांसी व सांस लेने में कठिनाई अनुभव करता है व्यक्ति। अब बात करें अगर इसके उपचार की, अस्थमा या दमा, तो एक तो इसका उपचार डॉक्टर जो अगर आप उसके पास जाओगे तो एंटीबायोटिक औषधियाँ मिलेंगी आपको देखने को देगा, वो एंटीबायोटिक औषधियाँ दी जाती है इसके उपचार में। और सेकंड नंबर पर इसके लिए ब्रोंकोडाइलेटर, ब्रोंकोडाइलेटर औषधियों का उपयोग किया जाता है। ब्रोंकोडाइलेटर आपने कभी कभी देखा होगा, छोटा सा उपकरण होता है जिसके अंदर दवाइयों का मिश्रण डाला जाता है और व्यक्ति उसको ऐसे जोर करके खींचता है, तो उससे उसको सांस लेने में जो है वो कठिनाई आ रही थी वो उसकी क्या हो जाती है? दूर हो जाती है। उसको बोलते हैं ब्रोंकोडाइलेटर। ये आपको इधर डायग्राम में भी शो हो रहा होगा, ठीक है। अब अपने बात करते हैं दूसरे श्वसन संबंधी रोग की। सेकंड नंबर डिजीज जो है अपने पास वो है श्वसनी शोथ, या इसको कहते हैं ब्रोंकाइटिस। सबसे पहले अगर बात करें इस रोग के कारणों की, तो श्वसनी शोथ या ब्रोंकाइटिस रोग के जो मेन कारण हैं उनमें सबसे पहला कारण है धूम्रपान, यानी जो व्यक्ति बीड़ी, सिगरेट आदि का यूज करते हैं उनमें ये रोग हो सकता है, ठीक है। सेकंड, अगर कोई प्रदूषण युक्त वातावरण में लंबे समय तक रहता है, प्रदूषक जगहों पर रहता है, यानी जहाँ पर प्रदूषण की मात्रा ज़्यादा होती है, तो उन व्यक्तियों में ये रोग हो सकता है, ठीक है। अगली बात, जैसा कि नाम से पता लग रहा है ब्रोंकाइटिस, तो ये रोग जो है वो ब्रोंकस से रिलेटेड है, यानी कि श्वसनी से रिलेटेड है। इस रोग में क्या होगा? इस रोग में श्वसनी की आंतरिक सतह में जो श्लेष्मा कोशिकाएं पाई जाती हैं, श्वसनी की आंतरिक सतह में पाई जाने वाली श्लेष्मा कोशिकाएं या गॉबलेट सेल्स जो हैं वो ज़्यादा मात्रा में स्त्राव करने लगती हैं श्लेष्मा का स्त्राव बढ़ जाता है उनमें। और इस श्लेष्मा के स्त्राव में बढ़ने के कारण जब ये श्वसनियों में ज़्यादा मात्रा में बाहर स्त्रावित होगा तो वहाँ से एक तो खांसी आने लगती है व्यक्ति को, इस रोग में श्वसनी शोथ में सांस लेने में कठिनाई होने लगती है श्लेष्मा के कारण, और खांसी के साथ साथ व्यक्ति को बलगम कफ वाला थूक आता है, यानी कि हरे पीले रंग का। ये श्लेष्मा जो है वो हरे पीले रंग के थूक के साथ बाहर आता है, जिसको अपने कफ कहते हैं, हरे पीले रंग का थूक, जिसको कफ कहा जाता है, ठीक है। तो ये इसमें देखना है अपने को श्वसनी शोथ या ब्रोंकाइटिस के अंदर। सबसे पहले कारण धूम्रपान या प्रदूषण वाली जगह जो है उसके कारण हो सकता है। इसमें श्वसनी की जो आंतरिक सतह है वहाँ पर पाई जाने वाली जो म्यूकस सेल्स हैं, श्लेष्मा कोशिकाएं हैं, वो ज़्यादा मात्रा में श्लेष्मा म्यूकस का स्राव करती हैं और उस म्यूकस के कारण व्यक्ति को खांसी आने लगती है,
सांस लेने में कठिनाई होती है। और सेकंड थिंग, जो थूक आता है वो हरे पीले रंग का, उसमें कफ बाहर आता है इस रोग में। बचाव में जो इसका कारण है, अगर उसको आप हटा दोगे, धूम्रपान का सेवन नहीं करना चाहिए व्यक्ति को, और जो प्रदूषक जगह हैं, ज़्यादा प्रदूषण जहाँ होता है वहाँ रहने से बचना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं अपनी जो तीसरी डिजीज है श्वसन संबंधी रोग, वातस्फीति या एम्फाइसीमा। तीसरा जो रोग है वो है वातस्फीति या इसको कहा जाता है एम्फाइसीमा। अच्छा, पीछे वाला जो रोग अभी आपने किया था ब्रोंकाइटिस, उसका उपचार में उसमें आप ये लिख सकते हो कि धूम्रपान छोड़ देना चाहिए और प्रदूषित वातावरण में व्यक्ति को नहीं ज़्यादा समय तक रहना चाहिए। बस ये उसका उपचार है। ठीक है, तो वातस्फीति या एम्फाइसीमा या वातस्फीति क्या होता है? सबसे पहले अगर बात करें इसके कारण की, तो इसका जो कारण है वो है अत्यधिक धूम्रपान करना। अत्यधिक धूम्रपान, और अत्यधिक धूम्रपान होने से हमारे फेफड़ों की जो संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाइयां हैं, जिनको कहा जाता है कुपिका, एक फेफड़े में इनकी संख्या बहुत सारी होती है। इन कुपिकाओं की जो बीच में भित्ति होती है, यानी दो कुपिकाओं की जो भित्तियां हैं, इनकी भित्तियां नष्ट हो जाती हैं। यानी कुपिकाओं की भित्तियां नष्ट हो जाने के कारण जो वायुस्थल होते हैं वो बड़े हो जाते हैं। क्योंकि देखो, मान लो ये एक कुपिका है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, अगर इनके बीच की ये भित्तियां नष्ट हो जाएंगी तो एयर जो स्पेस है ये बढ़ जाएगा, और वायुस्थल बड़े हो जाएंगे तो फिर गैसों का एक्सचेंज होने के लिए, गैसों का विनिमय होने के लिए जो क्षेत्रफल था, सतह क्षेत्रफल था, वो इससे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्योंकि पहले तो ये सभी जगह से जो है वो गैसों का एक्सचेंज होना था, अब ये कंप्लीटली क्या हो चुका है? पूरा का पूरा खुल चुका है, बड़े हो चुके हैं ये क्षेत्र। तो गैसों का विनिमय क्षेत्र जो है, गैसों का एक्सचेंज होने वाला जो सरफेस थी, उसमें क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। और इस रोग में फेफड़ों में से, यानी कि जितनी ज़्यादा मात्रा में, क्योंकि जब गैसों का आप अपने बाहर से तो ग्रहण कर रहे हैं और आगे वो जो है वो गैसों का एक्सचेंज हो नहीं रहा, और जो रक्त हमारा CO2 के लेके आ रहा है, वो CO2 भी ज़्यादातर किसके पास रहेगी? फेफड़ों के पास जमा होने लगती है, जिससे फेफड़ों के अंदर वायु की मात्रा जो है वो थोड़ी बढ़ जाती है। और एम्फाइसीमा का शाब्दिक अर्थ भी ये है, फेफड़ों में वायु की अधिक मात्रा, इसका अर्थ भी यही होता है। ठीक है, तो ये है वातस्फीति या एम्फाइसीमा, जिसका कारण है अत्यधिक धूम्रपान। जो बातें आपको याद रखनी है, इस रोग में होता क्या है? कुपिकाओं की जो भित्तियां हैं वो नष्ट होने से वायुस्थल जो है वो बड़े हो जाते हैं, जिससे गैस विनिमय के लिए जो सरफेस होती है, जो सतही उसका क्षेत्रफल है, वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है, जिसके कारण फेफड़ों में वायु की मात्रा अधिक हो जाती है। तो अधिक हो जाएगी तो वो बाहर नहीं निकल पाती उतनी मात्रा में जो CO2 है। तो इसका मतलब ये किससे संबंधित है? ये उच्च श्वसन, यानी कि गैसेस को जब अपने बाहर निकालते हैं तो उससे संबंधित ये बीमारी है, जिसको कहा जाता है वातस्फीति या अपने क्या बोलते हैं? एम्फाइसीमा। ठीक है, तो इसके उपचार में आपको पता है, जब कारण क्या है? अत्यधिक मात्रा में धूम्रपान करना, तो व्यक्ति को धूम्रपान जो है वो करना छोड़ देना चाहिए। ठीक है, अब अपने बात करें फोर्थ डिजीज, जो आप कॉमनली अपने घरों में आपने बहुत नाम सुना होगा, जिसको निमोनिया बोलते हैं। तो अगली जो डिजीज है अपनी फोर्थ नंबर, वो है निमोनिया। ठीक है, उसको अपने डिस्कस करते हैं। न्यूमोनिया चौथी डिजीज जो है अपनी। अब न्यूमोनिया क्या होता है, इसका सबसे पहले बात करें तो इसका कारण क्या है? तो इसका जो कारण है वो एक जीवाणु है, और एक नंबर में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका कारण जो है वो है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। ये एक जीवाणु है, ये इसके संक्रमण के कारण ये डिजीज जो होती है न्यूमोनिया। और ये ज़्यादातर ये रोग जो है वो बच्चों में और बड़े वृद्धों में, यानी बड़ी उम्र के जो लोग होते हैं उनमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये जीवाणु क्या करता है? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, ये इन्फेक्शन करता है हमारे लंग्स में, फेफड़ों में, और इसके कारण फेफड़ों में पाई जाने वाली संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई जो है कुपिकाएं, उन कुपिकाओं में स्वेलिंग आ जाती है, कुपिकाओं में सूजन आ जाती है। जब कुपिकाओं में सूजन आएगी
तो साथ ही साथ फेफड़ों में भी क्या आएगी, सूजन आएगी, स्वेलिंग आएगी इस रोग के अंदर। सेकंड थिंग, इन कुपिकाओं के अंदर मृत WBC युक्त तरल भर जाता है, मृत WBC युक्त तरल भरने लगता है, ठीक है। और इसके कारण व्यक्ति को सांस लेने में कठिनाई आती है और हल्का बुखार वगैरह भी होता है। तो उस रोग को कहा जाता है न्यूमोनिया, ठीक है। तो सबसे पहले तो कारण पता होना चाहिए। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी ये एक बैक्टीरियल कोस्ट डिजीज है। इसके कारण कुपिकाओं में सूजन आ जाती है इसके इन्फेक्शन के कारण, जिसके कारण उनमें मृत WBC युक्त तरल भरने लगता है, जिससे व्यक्ति को सांस लेने में कठिनाई होती है। और जैसा मैंने आपको बताया, ये ज़्यादातर ये रोग जो है वो बच्चों और बुजुर्ग व्यक्तियों में देखने को मिलता है। और इस रोग का उपचार की बात करें तो इस रोग के उपचार में एक तो डॉक्टर एंटीबायोटिक देगा, प्रतिजैविक औषधियाँ देता है, और साथ ही साथ ब्रोंकोडाइलेटर, ताकि सांस लेने में आसानी हो, उसका यूज करने को कहता है। और ब्रोंकोडाइलेटर आपको बताया ही है, पीछे अपन डिस्कस इसके बारे में कर चुके हैं, ठीक है। अब बात करें अगली जो डिजीज़ है अपनी, कॉमन सी डिजीज़ रह गई दो, बिल्कुल सिंपल बातें, उसके बारे में नाम से ही पता लग जाएगा आपको। अगली जो डिजीज़ है, बीमारी तो ये बहुत ही घातक है। 5 नंबर बातें कॉमन हैं जो याद रखनी है। फेफड़ों का कैंसर। फेफड़ों का कैंसर आप जानते हो कि इसमें जो कोशिकाएं हैं वो अनियमित रूप से विभाजन करने लगती हैं। तो इस रोग में फेफड़ों के अंदर जो श्वसनीकाएं होती हैं, इनकी उपकला, जो आंतरिक सतह है, इनकी उपकला जो होती है, उसकी कोशिकाओं में अनियमित विभाजन होने के कारण क्या रोग हो सकता है, फेफड़ों का कैंसर हो सकता है। और इनमें अनियमित विभाजन को, यानी कि श्वसनी और श्वसनिकाओं की जो उपकला कोशिकाएं हैं, उनमें अनियमित विभाजन को प्रेरित करने का काम करता है धूम्रपान। जो व्यक्ति धूम्रपान करते हैं तो इसमें कुछ ऐसे रसायन होते हैं, उस धुएं में कुछ ऐसे रसायन हमारे फेफड़ों में जाते हैं जो इन श्वसनी और श्वसनिकाओं की आंतरिक सतह जो है, उनकी उपकला जो है, उसकी कोशिकाओं को अनियमित रूप से विभाजित करने के लिए स्टिमुलेट करने का काम करता है। तो कभी भी व्यक्ति को धूम्रपान नहीं करना चाहिए। जो धूम्रपान करते हैं उनके कांटेक्ट में भी नहीं आना चाहिए, पास नहीं बैठना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करना चाहिए कि धूम्रपान के आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, ठीक है। 6 नंबर पर अपना लास्ट जो डिजीज है इसके अंदर श्वसन संबंधी रोग में, वो अपने पास है सिलिकोसिस, और दूसरी है एस्बेस्टोसिस। ये दोनों ही रोग जो हैं ये असाध्य रोग हैं। सिलिकोसिस रोग उन व्यक्तियों में होता है जो सिलिका की खानों में काम करते हैं, और एस्बेस्टोसिस उनमें होता है जो एस्बेस्टोस की खानों में काम करते हैं। इन व्यक्तियों में जब लगातार ये ज़्यादा समय तक इनमें काम करते हैं तो इनके कण जो है उनके फेफड़ों के अंदर क्या करे जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। हमारा जो श्वसन तंत्र में जो कणों को अंदर जाने से रोकने वाला काम है, जैसे रोम हुए, श्लेष्मा कुछ मात्रा में ये काम करती है, तो वो इनको अंदर जाने से रोक नहीं पाती, ठीक है। तो ये कण सिलिका के या एस्बेस्टोस के जब फेफड़ों के अंदर प्रवेश कर जाएंगे तो इन कणों के कारण फेफड़ों में स्वेलिंग आ जाती है, उनका जो अग्रभाग है उनमें रेशे में ऊतकों की वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति को सांस लेने में कठिनाई होती है। और इसका अगर समय पर अगर ये बीमारी हो जाती है तो उसके बाद तो ये प्रॉब्लम है, इसके इलाज संभव नहीं है इसका। लेकिन उससे पहले व्यक्ति को, ऐसे व्यक्तियों के लिए जो भी ये माइंस में काम करते हैं ये व्यक्ति, उनके लिए खास प्रबंध करने चाहिए, ठीक है। तो ये अपने 6 डिजीज थी श्वसन संबंधी रोग जो अपने अभी डिस्कस की, जिसमें सबसे पहले अपने अस्थमा। मेन इसमें आपसे कोई भी एक बीमारी के लक्षण पूछे जा सकते हैं, या 1 नंबर में जैसे स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी के बारे में बताया, ये आपसे पूछा जा सकता है। 2nd नंबर पर अपने अस्थमा के बाद 2nd नंबर जो डिजीज पड़ी वो ब्रोंकाइटिस, श्वसनी शोथ। 3rd नंबर पर वातस्फीति या एम्फाइसीमा पड़ा आपने। 4th नंबर पर न्यूमोनिया, और 5th नंबर पर फेफड़ों का कैंसर, और 6th नंबर पर अपने डिस्कस किया सिलिकोसिस एंड एस्बेस्टोसिस, ठीक है। तो ये 6 डिजीज आपको इस चैप्टर में ये याद रखनी है,
ठीक है बच्चों, इसी के साथ अपना ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड जो नोट्स हैं वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर लगातार मिल रहे हैं। पहले 2 पार्ट्स के वहाँ डाल दिए हैं नोट्स, इसके भी आपको आज शाम तक या कल तक इसके नोट्स मिल जाएंगे। अभी तक भी कुछ बच्चों ने जो है वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो नोट्स प्राप्त करने के लिए। सेकंड थिंग, अगर आपको वहां से नहीं ज्वाइन होता तो आप टेलीग्राम पर जो सर्च का ऊपर साइन होता है वहां पर आप बायोलॉजी बाय रसविंदर ब्राड लिखोगे तो अपना जो चैनल का लोगो है वो लगा हुआ आ जाएगा, बायोलॉजी बाय रसविंदर ब्राड। उसको आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं किसी नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।